जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भूकंप कहते किसे हैं। तो भूकंप कहते हैं पृथ्वी की सतह के कंपन को ही भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की सतह के कंपन को ही क्या कहते हैं दोस्तों? भूकंप कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं भूकंप किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह के कंपन को ही भूकंप कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं भूकंप के कारण। क्या जानते हैं दोस्तों? भूकंप के कारण। भूकंप के बहुत सारे कारण हैं, उसी में से हम लोग कुछ कुछ कारण जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्लेटों की गति, दूसरा ज्वालामुखी उद्गार, तीसरा भूपटल भ्रंश, चौथा है जलीय भार। पहला है प्लेटों की गति, दूसरा ज्वालामुखी उद्गार, तीसरा है भूपटल भ्रंश और चौथा है जलीय भार। इस सभी भूकंप के कारण हैं। इन्हीं सभी के कारण भूकंप आते हैं। इनमें सबसे जो प्रमुख कारण है प्लेटों की गति। क्या दोस्तों? प्लेटों की गति अर्थात प्लेट विवर्तनिकी। प्लेटों की गति या प्लेट विवर्तनिकी भी कहते हैं। सबसे प्रमुख कारण है प्लेटों की विवर्तनिकी। हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में बड़े बड़े जो जलाशयों का निर्माण आजकल जो हम लोग देख रहे हैं हो रहा है, उससे भू असंतुलन की समस्या उत्पन्न होता है। इसके कारण भी भूकंप जैसी घटना देखने को मिलता है। एक बार देख लेते हैं, लिखे हैं उसके बारे में। वर्तमान समय में बड़े बड़े जलाशयों के निर्माण के कारण भू असंतुलन की समस्या उत्पन्न होता है, जिससे भूकंप आते हैं। महाराष्ट्र के कोयना में 1967 ईस्वी में भूकंप का जो आया था, उसका कारण था कोयला जलाशय को माना जाता है। जो महाराष्ट्र के कोयना में 1967 ईस्वी में भूकंप आया था, उसका जो प्रमुख कारण था कोयला जलाशय। अब हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए हैं। हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्लास में बढ़ते हुए देखते हैं कि जो लिखा हुआ है, धरातल के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन की घटना आरंभ होती है, उसे हम लोग उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? धरातल के वह स्थान जहाँ कंपन की घटना आरंभ होती है, उसे हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं या फिर फोकस कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उद्गम केंद्र है। यहाँ से धरातल हो गया, यहाँ से नीचे इसका उद्गम केंद्र है। यहाँ से भूकंप ऊपर जा रही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर सतह पर जहाँ भूकंप का अनुभव सर्वप्रथम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? एपिसेंटर। यहाँ से भूकंप निकला और भूकंप के धरातल पे सर्वप्रथम जिस जगह पे भूकंप टकराती है, वहाँ पे उसको हम लोग अभिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। धरातल के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन की घटना आरंभ होती है, उसे हम लोग उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। और ठीक उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री धरातल पे, उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री सतह पर जहाँ भूकंप का अनुभव सर्वप्रथम होता है, उसे हम लोग अधिकेंद्र एपिसेंटर कहते हैं। जैसे इस फिगर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भूकंप का केंद्र यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भूकंप का केंद्र हो गया। यहाँ से ठीक 90 डिग्री ऊपर जहाँ पे सर्वप्रथम भूकंप का जो अनुभव हो रहा है, वह
अभिकेंद्र कहलाया। यहाँ से धीरे धीरे भूकंपीय तरंगें बढ़ने लगती है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्लास में क्या क्या लिखे, जो लिखा हुआ है बोर्ड पे। अधिकेंद्र के आसपास भूकंप की तीव्रता सर्वाधिक होती है। यहाँ पे जो अभिकेंद्र है दोस्तों, यहाँ के जो आसपास भूकंप की तीव्रता सर्वाधिक होती है तथा अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता कम होती जाती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे अभिकेंद्र है, यहाँ पे इसका जो भूकंप की तीव्रता है बहुत अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस साइड में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे अधिकेंद्र से दूर, जो भूकंप की तीव्रता है से कम होती जाती है। हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए उद्गम केंद्र एवं एपिसेंटर अधिकेंद्र तक हम लोग देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो भूकंपीय तरंगे है 3 प्रकार की उत्पन्न होती है, तो इन्हीं तीनों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। भूकंप के समय 3 प्रकार की ऊर्जा तरंगे उत्पन्न होती है। इन्हीं तरंगों से जान माल की बहुत ज़्यादा हानि होती है। इन्हीं तरंगों से जान माल की बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो 3 तरंगे कौन कौन से हैं आज हम लोग देखेंगे। पहला है प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग को पी तरंग भी बोला जाता है। यह तरंग है सबसे अधिक तीव्र होती है। यह सबसे अधिक तीव्र होती है। जो प्राथमिक तरंग है दोस्तों, यह सबसे अधिक तीव्र होती है। दूसरा तरंग है द्वितीय तरंग, जिसको हम लोग एस तरंग भी बोलते हैं। इनकी गति है जो पी तरंग से कम होती है। क्या होती है दोस्तों? पी तरंग से कम होती है। हम लोग जो अंतिम तरंगे हैं, जो तीसरा तरंग है एवं सबसे अंतिम तरंग एल तरंग, इनकी गति सबसे कम होती है। गति तो सबसे कम होती है, लेकिन सर्वाधिक हानि इसी तरंग से होती है। कौन से तरंग से दोस्तों? एल तरंग, धरातलीय तरंग। इनकी गति बहुत कम होती है, सबसे कम होती है। तुलना करें पी एवं एस तरंगे से, सबसे कम गति होती है, लेकिन हानि सर्वाधिक इसी तरंगे से होती है। तो आज हम लोग देखें तरंग के बारे में। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग, द्वितीयक तरंग और धरातलीय तरंग। अब हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र। भूकंप के 3 पेटी हैं, वही तीनों पेटी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। भूकंप प्रभावित क्षेत्र जो लिखे हैं उसके बारे में देखते हैं। विश्व का भूकंप प्रभावित क्षेत्र प्रशांत महासागर। भूकंप प्रभावित क्षेत्र, भूकंप की 3 पेटियां हैं। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा मध्य महाद्वीपीय और तीसरा अटलांटिक पेटी। आइए हम लोग देखते हैं इन तीनों पेटियों के बारे में एक एक करके। पहला हो गया प्रशांत महासागरीय पेटी, दूसरा हो गया मध्य महाद्वीपीय पेटी और तीसरा मध्य अटलांटिक पेटी। तो पहला सबसे हम जानते हैं प्रशांत महासागर पेटी के बारे में। विश्व का भूकंप प्रभावित प्रमुख क्षेत्र प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र से भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। प्रशांत महासागर के चारों ओर का जो क्षेत्र है दोस्तों, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। प्रशांत परिमेखला को ज्वालामुखी एवं भूकंप की अधिकता के कारण अग्नि मेखला या फिर रिंग फायर भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर है दोस्तों, यहाँ पे ज्वालामुखी एवं भूकंप के अधिकता के कारण, यहाँ पे ज्वालामुखी एवं भूकंप की अधिकता के कारण इसको हम लोग अग्नि मेखला या रिंग फायर भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं हम लोग उसके बारे में देखते हैं। एक जापान है, एक इंडोनेशिया है, एक चिली। इन तीनों देशों में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागर की बात कर रहे हैं हम लोग। अगला पेटी के बारे में पढ़ते हैं।
दूसरा पेटी हो गया मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला। मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला का विस्तार है दोस्तों म्यांमार में आर्कन योमा पर्वत, म्यांमार में आर्कन योमा पर्वत से लेकर भूमध्य सागर तक। मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला का विस्तार है म्यांमार में आर्कन योमा पर्वत से लेकर भूमध्य सागर तक। जो भारत में हिमालय पर्वतीय प्रदेश है इसी के अंतर्गत आता है। मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला पेटी के अंतर्गत ही भारत में हिमालय पर्वतीय प्रदेश आता है। भारत में हिमालय प्रदेश तथा गंगा का मैदान प्रमुख भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। भारत में हिमालय प्रदेश तथा गंगा का मैदान प्रमुख भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। अब हम लोग अगला पेटी के बारे में पढ़ते हैं, मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी में कम तीव्रता के भूकंप आते हैं। यहाँ पे बहुत कम तीव्रता के भूकंप आते हैं मध्य अटलांटिक पेटी में कम तीव्रता के भूकंप आते हैं जो प्लेटों के अपसरण से रूपांतरण, भ्रंश का निर्माण एवं दरार ज्वालामुखी। मध्य अटलांटिक पेटी में कम तीव्रता के भूकंप आते हैं जो प्लेटों के अपसरण से रूपांतरण, भ्रंश के निर्माण एवं दरार ज्वालामुखी उद्गार के कारण आते हैं। मध्य अटलांटिक का विस्तार है दोस्तों उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेड द्वीप तक फैली हुई है। इस पेटी के जो ज़्यादातर भूकंप विषुवत रेखा के पास के क्षेत्रों में आते हैं। जो मध्य अटलांटिक पेटी है दोस्तों विषुवत रेखा के पास ज़्यादातर भूकंप आते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस मैप में ध्यान दीजिएगा, ये जो हो गया ये वाला क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र हो गया मध्य महाद्वीपीय पेटी। और ये वाला क्षेत्र हो गया दोस्तों, ये वाला क्षेत्र ये हो गया मध्य अटलांटिक पेटी। क्या दोस्तों, ये वाला हो गया मध्य अटलांटिक पेटी और ये वाला हो गया मध्य महाद्वीपीय पेटी। और एक और प्रशांत महासागरीय पेटी है जो इधर आधा हिस्सा इस साइड में है और आधा हिस्सा इस साइड में है। ये प्रशांत महासागरीय पेटी है। जैसे इसको प्रशांत महासागरीय पेटी इसमें देखते हैं, ये जो देख रहा है इसे रिंग फायर का निर्माण करता है। प्रशांत महासागरीय पेटी है, रिंग ऑफ फायर का निर्माण करता है। देखिए दोस्तों, इस तरीक़ा से रिंग ऑफ फायर का निर्माण करता है प्रशांत महासागरीय पेटी। इसमें हम लोग देख लिए प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी के बारे में। तो भूकंप के 3 पेटियां हैं, कौन कौन? प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीप पेटी और तीसरा एवं अंतिम मध्य अटलांटिक पेटी। हम लोग आगे बढ़ते हैं आज क्लास में, भूकंप का अध्ययन है दोस्तों, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप की तीव्रता को जो मापने का यंत्र है वो भूकंप लेखी है। क्या दोस्तों? भूकंप लेखी है। भूकंप की तीव्रता को मापने के यंत्र का नाम भूकंप लेखी है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल पर होता है। किस स्केल पर होता है दोस्तों? रिएक्टर स्केल पर होता है। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के यंत्र का नाम भूकंप लेखी है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल पर होता है। तो बस आज के क्लास में इतना ही दोस्तों। आज के क्लास में जो हम लोग पढ़े बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था भूकंप के बारे में।
इससे आशा करता हूँ कि आज के जो टॉपिक पढ़ने से हम लोग के भूकंप के जो सवाल आते हैं वो नहीं छूटेगा। अगर ध्यान से आप लोग पढ़े होंगे तो। आज बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।